हाँ जी, सभी को नमस्ते, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जो करंट का ज़ोरदार टॉपिक चल रहा है इन दिनों टेलीविज़न के अंदर और सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे वो छाया हुआ है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा। जब मैं छोटा था तो 98-99 के अंदर तो पापा जी अक्सर बीबीसी के जो रेडियो आता था, बीबीसी रेडियो, उस पे ये सुनते थे। तो शायद दूसरा या तीसरा दिन निकलता नहीं था तब गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक, हमास, ये यासिर अराफात का नाम बहुत ज़्यादा चलता था उस समय। तो मैं पापा जी से पूछता था कि पापा ये क्या है, रोज़ इज़राइल फ़िलिस्तीन आ जाता है, क्योंकि बीबीसी हिंदी के अंदर अक्सर विदेशी मुद्दों पे और अभी भी बीबीसी हिंदी का जो इंटरनेट का पेज है उस पे सबसे अच्छी खबरें और सबसे अच्छा विश्लेषण है वो बीबीसी पे आता है। बशर्ते ये हो कि आपको थोड़ा बहुत उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वरना वो लंबा लेख हो जाता है तो थोड़ा उबाऊ हो जाता है, फिर हम उसको समझ नहीं पाते। तो पिताजी कहते थे, नहीं बेटा, ये कोई ऐसी ही लड़ाई चल रही है 2 देशों के बीच, तेरे समझने लायक नहीं है। और सही बात ये भी थी कि जब हम पढ़ाई करते थे, तो हमें रोज़ नई चीज़ें जानने को मिलती थी। तो मैं 2013 या 14 के अंदर सबसे पहले इस मुद्दे के अंदर मैंने घुसने की कोशिश की थी। तो थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ मिलती रहती थी। तो मेरा एक साथी था, तो उस समय एक गोलन हाइट्स का नाम बहुत आता था। 2015 की बात थी। वो अब मेरे साथी वो वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो एक फ़ोटो आई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि गोलन हाइट्स पे बैठे इज़राइल के लोग, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो छोटा-मोटा उस समय जो युद्ध सा एक तरह से था वो चल रहा था। मतलब लड़ाई चल रही थी, युद्ध तो उसको नहीं बोलेंगे। तो वो गोलन हाइट्स पे बैठ के उस युद्ध को देख रहे थे। तो उनके दिमाग में वो तस्वीर ऐसी आई कि वो सुबह उठ के बोले, यार मैं तो गोलन हाइट्स पे बैठ के युद्ध देख रहा था। ख़ैर, मतलब मेरे जीवन से इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो ये बात है ना, वो काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है और मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि विश्व इतिहास है ना, अगर 20वीं सदी का देखें तो इस मुद्दे पे बहुत कुछ टिका हुआ है। और साथियों, बात ये है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है ना, वो मध्यम पूर्व को तो परिभाषित करता है। अमेरिकी चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, क्योंकि यहूदियों की एक बहुत बड़ी लॉबी है और वो अगर चाहती है, उसको वो चुनाव भी जिता सकती है, यार किसी को चुनाव हरा भी सकती है। अब यहूदी क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, यहूदी एक धर्म है जो ईसा से भी पहले आया हुआ है और जो अपने इस्लाम का जो धर्म है उससे पहले भी आया है। भी कुरान के अंदर ये माना गया है कि हमसे पहले पैगंबर आए थे वो ईसा मसीह थे और उससे पहले मूसा आए थे और मूसा के जो अनुयायी थे वो कहलाते थे यहूदी। अब बात ये है कि पूरी दुनिया में अगर ऐसी कोई बिरादरी या ऐसा कोई धार्मिक ग्रुप हो जिसका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ हो पूरी दुनिया में, तो वो यहूदी है। यहूदियों का इतिहास है वो ऐसा है कि उन्हें दुनिया में हर जगह उनका शोषण किया गया है। यहूदी वर्सेस ईसाई भी हुआ, यहूदी वर्सेस मुस्लिम भी हुआ, यहूदी वर्सेस आपका हिटलर भी हुआ था 20वीं सदी के अंदर। अब ये माना जाता है कि यहूदियों का एक ग्रुप था ना, उसी ने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था। तो ईसाइयों में एक शुरू से ही एक नकारात्मक भाव था, ईसाइयों के एक बड़े ग्रुप में यहूदियों के खिलाफ, और ऐसे मानते थे कि यहूदी छोटे बच्चों को लेके उनका खून पी जाते। मतलब कुल मिला के ऐसी-ऐसी कहानियाँ थी कि इस्लाई ईसाई थे, वो यहूदियों से नफ़रत करते थे। उसके बाद 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय होता है, तो इस्लाम वाले भी उनका नफ़रत करते। अब जो ये इलाका है, जो हम देख रहे हैं, ये जो इलाका है, इस ये इलाका इज़राइलियों के लिए, यहूदियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, जो यरूशलेम है। और यरूशलेम ईसाइयों के लिए भी पवित्र है, यहूदियों के लिए भी पवित्र है और इसके साथ-साथ वो पवित्र है, मुसलमानों के लिए भी पवित्र है। तो यरूशलेम में एक जगह है, अल अक्सा मस्जिद है और उसी मस्जिद के पास में जगह है, माउंट टेम्पल है, जिसको यहूदी पवित्रतम मानते हैं। अब अल अक्सा जो मस्जिद है, वो मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरी पवित्रतम मस्जिद मानी जाती है। तो मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो होता ये है कि अब जो ये युद्ध चल रहा है, इसका नाम था अल अक्सा स्टोरम। तो अल अक्सा एक मस्जिद है, उसके बारे में, अल अक्सा के बारे में मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी हो गया। और माउंट टेबल है, वो यहूदियों के लिए पवित्र जगह हो गई। तो कहीं न कहीं एक धर्म का एंगल है। दूसरी बात ये है कि यहूदियों का, मैंने कहा, दुनिया में हर जगह शोषण हुआ और जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, और 20वीं सदी की शुरुआत से पहले ही ऐसे बातें उठती थी, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हो, इस इलाके के अंदर 1881 में पहली बार यहूदी आके बसे थे और एक ख्याल आया था कि
जियोनिज्म की एक कंट्री होनी चाहिए, मतलब यहूदियों की एक कंट्री होनी चाहिए। और जियोनिज्म मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर जियोनिज्म के खिलाफ में बहुत सारे कमेंट किए थे। खैर वो दुनिया भर के जो टॉप लीडर्स है, उनके जो कमेंट आए हैं उन ट्विटर के ऊपर, उन पे भी बात करेंगे क्योंकि वो विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है। वो दिखाता है, मतलब छोटे छोटे जो बारीक शब्द होते हैं ना, कि एक आदमी मिलिटेंट शब्द यूज कर रहा है या टेररिस्ट शब्द यूज कर रहा है, उसी में भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इस हिसाब से देखेंगे कि किसी देश की नीति में कितना परिवर्तन आया है। खैर, तो जियोनिज्म की जो पहली जो यहाँ पे सेटलमेंट हुई थी, पहली बस्ती बसी थी, वो 1881 में बसी थी। मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, ये वाला मैप है, देखिए 1947 में यहूदियों की यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बस्तियां थी, ये ग्रीन था, यहाँ पे सब जगह मुस्लिम बसे हुए थे। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहूदी बढ़ते गए और फिलिस्तीन सिकुड़ता गया, जो मुस्लिम इलाका है, और एकदम सिकुड़ता गया। और अब हाल ये है कि ये तो साथियों है गाजा पट्टी, और ये है वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक में ये हाल है कि बीच बीच में जगह जगह यहूदी घुस गए और उन्होंने अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया है, उसका चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन कर लिया है, दीवारें बना ली है। और अब देखो आगे क्या होता है। खैर, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि 1881 में एक बस्ती बसी थी, और आज ये हाल है कि फिलिस्तीन के जो मूल लोग हैं वो एक जगह सिकुड़ के रह गए हैं। तो फिलिस्तीनियों के एंगल से भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और यहूदियों के एंगल से भी इस चीज की समझने की कोशिश करेंगे। तो इस इसके अंदर ये बात है कि साथ में ये एक धार्मिक एंगल भी है, इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा है, जिसके अंदर दुनिया के बड़े प्लेयर है, बिग प्लेयर है, रूस भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं चाइना भी इन्वॉल्व है, यूएसए तो सीधा सीधा इन्वॉल्व है ही, और तुर्की भी इन्वॉल्व रहता है। और अरब के लिए तो ये हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल की अगर इन 10-15 सालों को देखें, तो फिलिस्तीन का मुद्दा है ना, वो एक कमजोर होता हुआ मुद्दा है। तो क्या हमास ने ये जो हमला किया है, ये उस कमजोर होते हुए मुद्दे को वापस दुनिया के पटल पे लाने के लिए है? तो अब जब जैसे ही ये हमला हुआ, और जो आयरन डोम था, जो एक बहुत ही अभेद्य दीवार मानी जाती थी, उस दीवार में एक तरीके से हमास ने हजारों रॉकेट के हमलों से उसको भेद दिया है। जैसे वो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग था ना, छेदी सिंह इतना छेद करेंगे। तो उन्होंने आयरन डोम में इतने छेद किए कि उस आयरन डोम की अभेद्य दीवार को उन्होंने छेद दिया, और रॉकेट इसराइल के अंदर पहुंचे, वहां पे उनका ब्लास्ट हुआ, और हमास के जो लड़ाके थे वो अंदर घुस गए, और इसराइल के स्थानीय जो निवासी थे उनको भी किडनैप किया, और इसराइल की आर्मी के लोगों को भी किडनैप किया है, उनको बंधक बना लिया है। और इसराइल ने अब इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और अब उसने कहा है कि अब हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। तो क्या ये सिर्फ एक धमकी है? इसराइल का इतिहास क्या बताता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए है, वो ये है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे हमने पहले एक वीडियो पढ़ा था, जो मैंने मालदीव पे बनाया था, तो मालदीव का जो वीडियो था वो भी ये था कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हमने चीन और ताइवान मुद्दे पे वीडियो बनाया था, उसमें भी ये था कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अब मध्य पूर्व के अंदर ये घटना हो रही है, मिडल ईस्ट के अंदर, तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मध्य पूर्व के लिए मोदी जी ने अपनी विदेश नीति है वो बदली है, 2014 से पहले अलग थी, या 2014 के बाद बहुत ज़्यादा बदल गई है, या उसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। वो सब उसका हम एक संक्षेप में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। हम कोई इसका विदेश नीति के विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, लेकिन एक सामान्य समझ जो हमारे अखबारों में या जो कटिंग आती है, जो न्यूज़ आती है, उससे थोड़ा ज़्यादा समझते हुए करेंगे, ताकि इसकी गहराई का थोड़ा हमें अंदाज़ा हो, और आप मेरी तरह ये नहीं रहे कि ये इज़राइल फिलिस्तीन रोज़-रोज़ क्या आता है। अगर आप ये 45 मिनट या 1 घंटे का वीडियो देखोगे, तो आपकी एक बहुत बड़ी समझ बन जाएगी, आपको दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। खैर, चलते हैं। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं हम कि ये जो इस वक्त हमला हुआ था, इस हमले का नाम था अल अक्सा स्टॉर्म, ठीक है? और अल अक्सा स्टॉर्म क्यों लिया था, मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि अल अक्सा एक मस्जिद है यरूशलेम के अंदर, और उस मस्जिद के नाम पे इसका नाम दिया गया अल अक्सा स्टॉर्म। हुआ ये था कि पिछले 3 या 4 सालों में ये बोला जाता है कि अल अक्सा में जब कोई मुस्लिम नमाज अदा करना जाते थे, तो इज़राइल के सैनिक थे वो उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। वहीं दूसरी तरफ इज़राइल खेमे का ये कहना है कि वो वहाँ पे पत्थरबाजी करते थे। खैर, दोनों के अलग-अलग पक्ष है, लेकिन अल अक्सा मैंने कहा था तीसरी सबसे पवित्रतम मस्जिद मानी जाती है।
तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस मामले में सेंटिमेंट हर्ट हुआ था, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने इस सेंटिमेंट के नाम पे ही नाम रखा है अल अक्सा स्टोरम। अब हम ये बात करेंगे क्या वाकई यही मुद्दा है या इसके पीछे कुछ एक अलग से भू राजनीतिक मुद्दा है। जैसे ही मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हम धार्मिक एंगल समझेंगे, उसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल एंगल भी समझेंगे, भू राजनीतिक मुद्दा है क्या। लेकिन बात ये थी कि अल अक्सा के अंदर जो विवाद चल रहा था 3 या 4 सालों के अंदर, और उन्हें ये लगता था कि अल अक्सा को ये हड़प लेंगे, क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय ये हुआ था कि यरूशलेम है ना वो फाइनल राजधानी है, जबकि फिलिस्तीन मांग कर रहा है कि पूर्वी यरूशलेम हमें दे दो और टू टू नेशन बना दो, आपका अलग बना लो हमारा अलग बना लो। लेकिन इसराइली लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो यरूशलेम है वो हमारा है। तो उनको ये लगता था कि कहीं अल अक्सा को वो हड़प ना ले, इसीलिए अल अक्सा चर्चा में थी और इसीलिए हमास ने इसका नाम अल अक्सा स्टोरम रखा था। तो ये खबरें तो आपने अखबार में पढ़ी ली कि गाजा द्वारा इजराइल पर हमला हुआ और आयरन डोम में छेद कर दिया। अब पेपर में बहुत बार आ जाता है आयरन डोम क्या है, ठीक है। तो आयरन डोम एक मिसाइल से डिफेंस की एक प्रणाली है जो इसराइल ने विकसित कर रखी है, और जो हमास की तरफ से जो रॉकेट के हमले होते हैं उनसे बचाव करते हैं, और लगभग लगभग आयरन डोम कामयाब रहा है। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर आज भी घटना हुई थी कि वापिस सायरन बजे थे यरूशलेम के अंदर। तो बात ये थी कि आयरन डोम के अंदर हमास ने छेद कर दिया, और एक बहुत ही युद्ध के तरीके से बोले ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया है। और इतना अभूतपूर्व हमला था कि किसी ने दुनिया में ये अपेक्षा नहीं की थी कि हमास ऐसा हमला कर देगा। हवाई व जमीनी हमला हुआ, मैंने कहा था जमीन से भी लड़ाके वहां पे गए थे। इजराइल ने फिर युद्ध घोषित कर दिया है कि अब हम युद्ध घोषित करेंगे और हमास का नामो निशान मिटा देंगे। और इजराइल के जो पूर्वी प्रधानमंत्री है वो भी अपने आर्मी के लोगों के साथ दिखे हैं, और कि अब वक्त आ गया है कि हमास को इरेडिकेट कर दिया जाए, पूरा समूल नाश कर दिया जाए। और हमास का समूल नाश क्यों कर दिया जाए, इसके पीछे भी एक भू राजनीतिक मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं हमारे G20 का जो सम्मेलन हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। खैर उसके ऊपर भी बात करते, कुछ विशेषज्ञ ये तर्क देते हैं, सही तो किसी चीज़ को कह ही नहीं सकते कि ये एकदम सही है। ये भी मैंने बता दिया कि अल अक्सा जो मस्जिद है वो तीसरी सबसे पवित्रतम मस्जिद है, और यहूदी इस क्या है ना इसके आसपास एक जगह है उसको टेम्पल माउंटेन मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये धार्मिक विवाद भी है, टेम्पल माउंट वर्सेस अल अक्सा मस्जिद भी इसको कह सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, भारत पर इसका क्या प्रभाव है। अब है ये कि जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो शुरू में, अब मैंने जैसे मैप दिखाया था आपको कि पहले तो इजरायली जो यहूदी लोग थे उनकी 1881 में पहली बस्ती आती है, और धीरे धीरे जो फिलिस्तीन के जो मूल निवासी थे वो एक जगह सिकुड़ के चले जाते हैं। तो आज़ादी के बाद के जो जितने भी प्रधानमंत्री थे, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी ये कहा था कि जो फिलिस्तीन लोगों की बस्तियों पे कब्जा किया गया है ना ये गलत है। तो फिलिस्तीन के प्रति एक थोड़ा सेंटिमेंट था। लेकिन 1992 या 93 के बाद जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे, तब हमने इजराइल को थोड़ी मान्यता देनी शुरू कर दी थी, राजनयिक रिश्ते सुधरने शुरू कर दिए थे, और फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरीके से यथार्थ पे चली गई। अगर हमें इजराइल से फायदा होता है तो इजराइल के साथ हमारे रिलेशन है, फिलिस्तीन से हमें फायदा होता है फिलिस्तीन के साथ है, और हमने अरब देशों के साथ एक प्रकार का संतुलन रखा था। और मैंने आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में बताया था कि मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात 5 बार गए हैं, सऊदी अरब भी बहुत बार गए हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया है। अब देखो, अरब देशों का मुख्य धर्म है वो मुस्लिम है, पाकिस्तान का भी मुस्लिम मुख्य धर्म मुस्लिम है। अब पाकिस्तान इन दिनों उनके लिए एक बाहर है, मतलब ये होता है कि ये कर्ज में डूबता है, इसको आर्थिक मदद दो, जबकि भारत उनके लिए एक बड़ा मार्केट है, उनका तेल है, उनका गैस है, वो तो भारत खरीदेगा ना। तो ये है कि वो जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है ना वो यथार्थ पे निर्भर है, प्रैग्मेटिक है कि भी हमारा काम कहाँ से चलता है। तो अब है ये कि लड़ाई तो इजराइल फिलिस्तीन में चल रही है, अगर कल को इजराइल और फिलिस्तीन ये कह दे कि हाँ भाई साहब बताओ आप किसका पक्ष लोगे, तो जो हमारी बैलेंस की जो पॉलिसी है ना वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब एक वक्त था यासिर अराफात थे, उनका इंदिरा गांधी के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है ना कि अब आप ये कह दो कि हाँ फिलिस्तीन के मुद्दे पे ये करो। तो जैसे ही वोटिंग होती है तो भारत बहुत ही समझदारी से यूएनओ के अंदर भाग लेता है कि इस मुद्दे पे भाग लेना है या नहीं लेना है। जैसे यूनेस्को का एक मुद्दा आया था तो फिलिस्तीन को यूनेस्को के अंदर ला रहे, तो भारत ने कहा ले आओ। और कई बार भारत क्या होता है कि वोटिंग से बाहर चला जाता है। तो कुल मिला के एक बैलेंस का मुद्दा रहा है। लेकिन अगर ये मान लो एक बिल्कुल फाइनल वॉर हो गई, जैसा कि इसराइल की ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं, और फिर फिलिस्तीन बोले कि आप किसका पक्ष लोगे, तो जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर ये हुआ था कि भारत को बैलेंस पॉलिसी बनाई थी, लेकिन भारत को जोर बहुत आया था ना, यूरोप के लोगों ने बहुत आलोचना की थी कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो
आपको एक अलग से मेहनत करनी पड़ सकती है। तो भारत के लिए ये थोड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी कहा था कि G20 के अंदर हमने कहा था कि भारत मिडल ईस्ट से एक रास्ता निकालेगा जो यूरोप जाएगा, और हम एक आर्थिक कॉरिडोर निकालेंगे। अब ये जो आर्थिक कॉरिडोर था ना, ये साथियों पूरे का पूरा है ना, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन का बड़ा योगदान होने वाला था, ठीक है। अगर सऊदी अरब और ये सब, इजराइल अगर पूरा सहयोग करे तो इधर से जो इंडिया से जो ट्रेड आएगा वो सीधा यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, मेडिटेरियन सी में आ जाएगा। अब अगर इस जगह पे लड़ाई चलेगी तो हमने जो G20 में ये कॉरिडोर दिया है, ये कॉरिडोर तो फिर क्या रह जाएगा, हमारा एक सपना रह जाएगा। तो भारत के ऊपर तो बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने G20 में बड़ी जीत मानी थी कि हमने जो कहा था कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना, उसके विरुद्ध में हमने एक बड़ा बहुत बड़ा एक मानक स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया है कि हम भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप से होते हुए ये आर्थिक कॉरिडोर बनाएंगे। अब ये आर्थिक कॉरिडोर, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये आर्थिक कॉरिडोर बहुत बड़ा मुश्किल में पहुंच जाएगा, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये कॉरिडोर नहीं बन सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा वैश्विक मुद्दा हमेशा से ही रहा है। और जैसे अब ये कह रहे हैं कि टोटल वार है, ये एकदम एक तरीके से हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे, नक्शे से ही उसको मिटा देंगे। तो अगर ये युद्ध इतना लंबा चलेगा तो यकीनन इसके दो खेमे बनेंगे। अब हमास ने जो हमला किया था, तो पूरे अरब देशों के अंदर अगर सबसे खुला समर्थन किसी ने किया था वो ईरान ने किया था, उसके साथ लेबनान के हिजबुल्लाह ने किया था। तो लेबनान, ईरान और आपका हमास, और उसके साथ साथ अगर आप जोड़ सकते हो तो रूस, क्योंकि हमास 5 या 6 महीने पहले हमास के कुछ प्रतिनिधि रूस के पास मिलने गए थे। तो इन लोगों का एक खेमा बन गया। अब मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था कि ट्विटर पे जो ट्वीट हुए थे, सॉरी अब उसको एक्स बोला जा रहा है, एक्स पे जो ट्वीट हुए थे उसके अंदर जापान, ताइवान, भारत, यूरोप और यूएस से इनके जो ट्वीट थे, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, इनके ट्वीट के अंदर एक साम्यता थी, मतलब जो दिखा रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं एक एक सेम विचारधारा, एक सेम पैटर्न, एक सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे भारत ने पहली बार एकदम सीधा स्टेटमेंट दिया कि हम इसराइल के साथ है, और मोदी जी ने जो ट्वीट किया उसमें टेररिस्ट वर्ड यूज किया उन्होंने, मिलिटेंट या ऐसे वर्ड यूज नहीं किया, सीधा सीधा आतंकवादी हमला बोला है और इसराइल का पक्ष लिया है। भारत ने ऐसा एकदम सीधा स्टेटमेंट है ना, कभी भारत की सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन अब दिया है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिसी में चेंज है। अब क्या है वो तो आगे का वक्त बताएगा। तो बात यह है कि जापान का, ताइवान का, यूरोप का, यूएसए का और भारत का, ये लगभग अब इस मुद्दे पर एक ग्रुप में आ रहे हैं। और लेबनान है, ईरान है, रूस है और हमास है, वो एक ग्रुप में आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हो अभी आज ही जब वाशिंगटन पोस्ट और इनके जो आर्टिकल थे उन पे लिखा हुआ था कि बाकी जो देश थे, कल पाकिस्तान ने भी एक पहले संतुलित सा स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, फिलिस्तीन एक कमजोर होता हुआ मुद्दा है। तो सब क्या होता है कि दुनिया भी चढ़ते सूरज को सलाम करती है, इसराइल के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और सब ये चाह रहे हैं कि इसराइल के साथ कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। आपको ध्यान हो तो परवेज मुशर्रफ एक अमेरिका पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ रिश्ते बनाने थे, राजनयिक रिश्ते बनाने चाहिए, क्योंकि सब यथार्थ पे आधारित राजनीति करते हैं। सबको जो थोड़ा बहुत भी सोचता है उसको पता है कि धर्म पे आधारित पॉलिटिक्स होती है या कोई फॉरेन पॉलिसी होती है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। खैर बात यह है कि फिलिस्तीन एक कमजोर होता हुआ मुद्दा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उसने भी एक संतुलित सा स्टेटमेंट दिया है, मिस्र ने भी दिया है कि भी शांति से रहो, टू नेशंस थ्योरी पे काम करो, 1967 वाले नक्शे पे वापस जाओ, ऐसा कुछ कहा है। लेकिन ईरान ने एकदम अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है। लेबनान, इधर हिजबुल्लाह के साथ भी छोटी मोटी भिड़ंत हुई है, और रूस ने भी दिया। तो ये एक जगह, और चीन तो आपको पता है कि अब नया खिलाड़ी बन रहा है, तो चीन भी सोच समझ के दांव खेल रहा है। लेकिन एक मोटा मोटा ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक खेमेबाजी होगी, और उस खेमेबाजी में भारत किधर जाएगा। तो साथियों जो मैं ये बता रहा हूँ ना, भारत में दो बड़े प्रभाव ये कि भारत ये जो बैलेंस की फॉरेन पॉलिसी लेके चलता है, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाएगा, पहली चुनौती ये। दूसरी चुनौती है कि हमने जो G20 में एक बड़े कॉरिडोर की बात की थी, तो वो सऊदी अरब और इसराइल के बिना सहयोग के तो वो नहीं हो सकता। अब बात ये है साथियों कि अभी पिछले 2-3 सालों से एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। पिछली बार आरएस मेंस पे ये क्वेश्चन भी आया था, अब्राहम समझौता था। अब देखो अब्राहम और इब्राहिम, मतलब ये दिखा रहा है कि हमारे जो पैगंबर थे वो एक ही थे। पहले आपके मूसा था, फिर ईसा मसीह थे, फिर हजरत साहब थे। तो अब्राहम बोल दो या इब्राहिम बोल दो, एक ही बात है। तो सऊदी अरब
संयुक्त अरब अमीरात था, उसने इसराइल के साथ रिलेशन बनाए थे। और संयुक्त अरब अमीरात ने जो अब स्टेटमेंट जारी किया उसमें तो साफ साफ बोला गया है कि ये सब हमास के कारण हुआ है। अब देखिए, मतलब पहले ये हाल था कि अरब के देश इसराइल और फिलिस्तीन के नाम पर इसराइल पे पिल पड़ते थे कि बस इसराइल का तो नामो निशान मिटा देंगे, और अब संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब, ये हमास की गलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीन अब एक कमजोर होता हुआ मुद्दा था, तो हमास को ये लगा कि अब इस मुद्दे को वापस जिंदा करे। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी ना, इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि इस वक्त सऊदी अरब और यूएसए के बीच में एक समझौता होने जा रहा है। और उसमें यह था कि कहीं ना कहीं यूएस से इजरा सॉरी सऊदी अरब ये कह रहा था यूएसए को कि आप है ना हमें एक एक ऐसे समझौते के के दायरे में लाओ कि हम पर कोई भी हमला हो तो आप ये मानो कि यूएसए पे हमला हुआ है और आप हमारी सुरक्षा करोगे। तो हमास को ये लगने लग गया अगर सऊदी अरब ने समझौता कर लिया, क्योंकि सऊदी अरब ये जो मध्य पूर्व है उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर मान सकते हो। इस दो बड़े प्लेयर ईरान और सऊदी अरब है। तो हमास को ये लगने लग गया कि यार साथ में तो G20 में इंडिया कह रहा है यहाँ से आर्थिक कॉरिडोर निकालेंगे, और सऊदी अरब भी वहाँ समझौता कर रहा है, और यूएई के साथ इन्होंने अब्राहम समझौता कर लिया है, अन्य देशों के भी रिश्ते सुधर रहे हैं, कहीं हम बिल्कुल अलग अकेले नहीं रह जाएं। तो हमास ने भी कह दिया कि अब बस बहुत हुआ, हम इस इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे, और इसराइल कह रहा है हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। तो बात यह है कि भारत के सामने दो चुनौतियां है कि हम जो कॉरिडोर की बात कर रहे थे वो कैसे निकालेंगे, और दूसरा ये कि बैलेंस की पॉलिसी कैसे रखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? तो दुनिया का गेम है ना वो ऐसे ऐसे चल रहा है। आगे चलते हैं, दुनिया का क्या होगा। दुनिया में भू राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, और अब की बार जो युद्ध का जो टेंशन का लेवल है ना वो बहुत बड़ा है। और जैसे इसराइल के लोग बोल रहे हैं कि हम नक्शे बदल सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है कि जब अरब इसराइल युद्ध हुए थे 1948 में, 1967 में या 1973 में, तो 67 के युद्ध के अंदर जो 6 दिनों का युद्ध हुआ था उसमें तो वाकई नक्शे बदल दिए थे। मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने ले लिया था, सीरिया से कुछ हिस्सा ले लिया था। तो ये गोलन हाइट्स जो नाम ले रहा हूँ मैं, और सिनाई जो प्रायद्वीप है जो आप नक्शे के अंदर देखोगे वो भी ले लिया था। तो अब वो कह रहे हैं कि हम हमास का नक्शा मिटा देंगे, नक्शे से नाम मिटा देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई नक्शे से मिट जाए, और हो सकता है 2 साल बाद एक नया भू राजनीतिक समीकरण पैदा हो जाए। ठीक है, अब एक चीज रूस के एंगल से देखिए तो वो ये है कि जब ये अब जैसे ये फिलिस्तीन और इसराइल का मुद्दा गर्म हो गया, तो यूक्रेन और जो रूस का मुद्दा है ना उससे पूरी दुनिया का ध्यान हट जाएगा। रूस को कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, अब एक बात अगर दुनिया को जो चिंता की बात है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं जो बड़ी गंभीर बात पैदा कर रहे हैं। जैसे यूक्रेन रूस का मुद्दा है, एकदम भयानक युद्ध चल रहा है, लगभग 2 साल होने को आगे, 2.25 साल हो चुके हैं। और इधर चीन और ताइवान में मुद्दा है, चीन ये कह रहा है 2025 तक हम ताइवान को सेट कर देंगे। इधर अभी अभी पिछले हफ्ते ही आर्मेनिया और अजरबैजान में विवाद हुआ था। एक नारगोनो कारखाफ जगह थी, वो पहले आर्मेनिया के पास थी, अजरबैजान ने उस पर कब्जा कर लिया और काफी लंबे समय से वहां पे विवाद चल रहा है। चौथा मुद्दा ये आ गया। तो दुनिया में छोटी छोटी ऐसी ऐसी जगह, ऐसे पॉकेट है जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है। अब अगर ताइवान पे विवाद होता है तो फिर दुनिया दो खेमे में बटेगी। और मैंने अभी आपको समझाया है कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद के अंदर भी कैसे खेमा बन रहा है, लेबनान का, सीरिया, लेबनान का, और आपका ईरान का, और हमास का, और रूस का। तो ऐसी खेमेबाजी बढ़ेगी तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है और नए नए हथियार आ रहे हैं, और यही हुआ था कि नई नई तकनीक और नए नए हथियार आए थे तो हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को झेला था। तो अब क्या दुनिया में ये विवाद, क्योंकि पता नहीं चलता ना ह्यूमन इमोशन कब ट्रिगर हो जाए और किस डायरेक्शन में चला जाए। अगर मान लो कोई ऐसा ऐसा प्रेसिडेंट हो या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो, ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हो जो मतलब इमोशन पे खेलता तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज गलत डायरेक्शन में ट्रिगर हो जाए और दुनिया में ग्रुप बन जाए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कोई प्लान से तो नहीं हुए थे ना, वो तो ग्रुप बन गए और ट्रिगर हो गया मामला। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो पूरी दुनिया संभल रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो गया था ना, ट्रिगर हो गया था ना। तो ये है कि ऐसे ऐसे जो मुद्दे बन रहे हैं दुनिया में, जगह जगह ये पॉकेट बन रहे हैं, उन पॉकेट के अंदर कहीं टेंशन इतनी ना बढ़ जाए कि दुनिया के अंदर वॉर हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको जो दूसरी स्लाइड थी उसके अंदर ये बताया था कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी जो हमारी स्लाइड है वो ये है कि दुनिया का क्या होगा। तो मैंने कहा भू राजनीतिक बदलाव भी हो सकते हैं और रूस को ये फायदा हो रहा है, हो सकता है कि नक्शे से हमास मिट जाए। और ये यकीन मानिए कि अब जो होगा ना वो एक तरीके से फाइनल वार जैसा ही होगा।
कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकलेगा, या इधर का या इधर का, या इजराइल के एंगल से या फिलिस्तीन के एंगल से। होता क्या है, ये जब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब हमें पता चलेगा, ठीक है। और दुनिया में अगर ऐसी टेंशन बढ़ती रही तो हो सकता है, और वैसे भी सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर इमोशन को कैसे ट्रिगर किया जा सकता है, कैसे उसको मोब में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे मोब को भड़काया जा सकता है, ये कोई कोई छोटी बात नहीं रही है आज के वक्त। असली जड़ क्या है, स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको अलग सा मस्जिद का विवाद बता दिया था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की सेंटिमेंट हर्ट है कि अल अक्सा मस्जिद में अगर कोई मुसलमान नमाज अदा करने जाता है तो इजराइल के सैनिक उनको मारते हैं, पीटते हैं, या छेड़ते हैं, या दुखी करते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो वहाँ पे पत्थरबाजी करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब और अमेरिका का समझौता हो रहा था, और अब्राहम जो समझौता हुआ था सऊदी संयुक्त अरब अमीरात के साथ, और अब अगर सऊदी अरब अमेरिका में समझौता हो जाता, यूएसए के अंदर समझौता हो जाता, और यूएसए कह देता कि सऊदी अरब है ना वो एक तरीके से हमारा छोटा भाई, अगर इन पे कोई हमला करेगा तो मैं उसको देख लूंगा, तो भाई ये है कि क्या किया जाए। अगर ये समझौता हो जाए तो फिलिस्तीन का मुद्दा तो बहुत कमजोर पड़ जाएगा ना। तो फिलिस्तीन और हमास को ये लगा कि ये ही मौका है कि मैं दुनिया के सामने ये मुद्दा लेके आ दूं, और कमजोर होता फिलिस्तीन मुद्दा, और इसीलिए हमास का ये नारा था पुश द वॉर। तो बात ये कि अब हमास ये चाह रहा है कि फिलिस्तीन का मुद्दा कमजोर हो रहा है तो हम क्या करें, पुश द वॉर, वॉर को पुश करें, वॉर को क्या करें, पुश करें, वॉर को और ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है। वॉर ज्यादा बढ़ेगा तो दुनिया के सामने फिलिस्तीन का मुद्दा आएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ बात यह है कि आप अगर मैप देखोगे ना, नक्शा देखोगे, और ये आपके सामने ये खबरें अब आने ही वाली है, ये समझ लीजिए। ये है भाई साहब गाजा, और इस गाजा के आसपास की जो भी जगह, ये समुद्र का रास्ता है, ये स्थल का रास्ता है, तो गाजा का जो भी पानी है, खाना है, दवाई है, दारू है, सभी चीजें, दवा दारू खाना पानी सभी इजराइल कंट्रोल करता है। अगर अब इजराइल ने सब बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा दिया वार है, तो गाजा के जो आम नागरिक है ना, उन आम नागरिकों का हाल बहुत बुरा होने वाला है। और वैसे भी आम नागरिक गाजा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कई लोगों ने स्कूल में शरण ले लिए कि आम नागरिक कोई नहीं चाहता कि वार हो, ठीक है। अब उन लोगों के साथ क्या होगा, क्योंकि पता है युद्ध होता है तो युद्ध में फिर साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, कि अगर हम इनके रसद पानी राशन पानी बंद कर देंगे तो ये अपने आप घुटने पे आ जाएंगे। अब क्या होता है, क्योंकि इसराइल ही इसको कंट्रोल करता है, समुद्र से कोई चीज आ रही है तो इसराइल देखता है, स्थल से कोई चीज आ रही है वो आ रही है, और ये चर्चा में रहेगा, देख लेना। अभी 4 या 5 दिन बाद आएगा कि गाजा के सभी नागरिकों के लिए जो हवा पानी है, हवा भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब पूरे का पूरा हवा वैसे भी बंद है। मतलब फिलिस्तीन की जो बस्तियां हैं वो इतनी कंजस्टेड है, एक एक जगह एक कमरे में 10 10 15 15 लोग रह रहे हैं, तो हवा तो वैसे ही बंद है। तो एक तरीके से इसराइल ने उनका सारा का सारा जीवन है ना वो कंट्रोल कर रखा है। और यही अगर एक तरीके से ह्यूमन एंगल से सोचें तो बात यह है कि 1881 में पहली बार इसराइल के यहूदी लोग आए और वहां पे अब पूरी की पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया। तो बात तो यही है ना कि मूल निवासियों का हाल बहुत बुरा हुआ है। अब अगर यहूदी एंगल से सोचे तो उनको पूरी दुनिया में प्रताड़ित किया गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में तो हिटलर ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। यहूदियों के जहाज पूरी दुनिया में भटकते रहते थे, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, और कोई भी देश उनको शरण देने को तैयार नहीं था। अब कम से कम उनको ये लगता है कि एक जगह तो ऐसी है जहां हम आराम से रह सकते हैं। ये यहूदियों का एंगल है। अब फिलिस्तीनियों का ये है कि भाई साहब तुम तो बसो ठीक है, लेकिन हमें हमारी जमीन से क्यों हटा रहे हो। और स्टार्टिंग में जब यहूदियों ने बसना शुरू किया था तब फिलिस्तीन को पता भी नहीं चला था, फिलिस्तीन के आम लोगों को, कि क्या बात हो रही है। तो उन्हें ये लगा कि चलो ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं बस जाएंगे, और बहुत पैसे दे रहे थे कि आप ये जमीन दे दो हमें, हम यहाँ पे रह लेंगे। तो लोगों को लगा खाली जमीन है, ले 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 कोई बात नहीं। उनको क्या पता था कि ये इतना बड़ा सेटलमेंट बना लेंगे। अब बात ये है कि इसराइल गाजा की हवा पानी दवाई दारू सब बंद करने जा रहा है, और गाजा के जो आम नागरिक है वो अब बहुत बुरे हाल का सामना करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि असली जड़ है वो अलग सा विवाद है, और फिलिस्तीन हमास को ये लगने लग गया था कि अगर आज पुश नहीं किया वॉर को तो हमारा जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। कहीं सऊदी अरब और अमेरिका में समझौता हो गया, देखो अब्राहम समझौता पे क्वेश्चन आया था, तो इस समझौते के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये अलग सा विवाद, आयरन डोम, ऐसे छोटे छोटे 2 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। गाजा पट्टी क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
खैर आगे चलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि साथियों कि हमने आज के परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में बताता हूँ कि क्या बात हुई थी। हालांकि थोड़ी सी बातें मैंने बता दी कि यहूदियों का ऐतिहासिक शोषण हुआ है, यहूदियों के साथ ईसाइयों ने भी बुरा बर्ताव किया, मुस्लिमों ने भी बुरा बर्ताव किया, और उसके बाद हिटलर ने भी बुरा बर्ताव किया। और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये हाल था कि उनके जहाज चलते जाते थे और कोई भी उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं था, कि कोई बंदरगाह यहूदियों को उतारता नहीं था। इतना इनका शोषण हुआ था, तो इनको ये लगने लग गया कि हमें एक जियोनिज्म वाली कंट्री चाहिए, और 1881 में पहली भी इनकी बस्ती बनी थी फिलिस्तीन के अंदर, मैंने बता दिया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो ये जो इलाका था, इस इलाके के अंदर ये पूरा अरेबियन इसको कंट्री बोल सकते थे, और इस कंट्री के ऊपर उस वक्त जो राज था वो राज था ओटोमन साम्राज्य का। तो जो अरब में कुछ लड़ाके थे, उन लड़ाकों को ब्रिटेन ने और फ्रांस ने ये बोला कि साथियों, अगर आप हमारा साथ दो, किसके लिए? ओटोमन साम्राज्य को मिटाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम आपको एक यूनिफाइड अरब देंगे। आप यहाँ मिस्र से लेके यहाँ ऊपर तक आप अपना एकीकृत अरब बनाइए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बालफोर घोषणा हुई थी, बालफोर डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसको, जिसमें यहूदियों को यह बोला गया था कि भाई साहब आपको एक परमानेंट सेटलमेंट देंगे, ठीक है। अब देखो, उनको ये कह रहे हैं अरब वालों को, आपको एक यूनिफाइड अरब देंगे, एकीकृत अरब देंगे, और बालफोर डिक्लेरेशन में यहूदियों को यह बोला जा रहा है कि भाई साहब आपको क्या देंगे, एक अलग से एक सेटलमेंट देंगे, एक अलग से कंट्री बना के देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस में एक साइकस पिकोट नाम से एग्रीमेंट होता है, उसमें यह बोला जाता है कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तब ये पूरा इलाका बांट लेंगे और मौज करेंगे। और यही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये जो पूरा फिलिस्तीन का इलाका है, इसके ऊपर किसका कब्जा रहा था? ब्रिटेन का कब्जा रहा था, ठीक है। और न तो एकीकृत अरब मिला, और न बालफोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को अपना देश मिला। और यही बात थी, यहूदियों को परेशान करती थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वही ब्रिटेन, उस ब्रिटेन को यहूदी बोलते हैं, भाई साहब हिटलर ने हमें इतनी बुरी तरीके से हमारा नरसंहार किया, जनसंहार किया, और आप झूठे वादे किए जा रहे हो, अब बताओ हमारा देश कहाँ है? तो ब्रिटेन 2-3 साल तो प्रयास करता रहा, लेकिन 1948 में ब्रिटेन ने हाथ जोड़ लिए, भाई साहब ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन उसके बाद में यूएनओ ने फिर एक पार्टीशन प्लान लेके आया था कि 2 पार्ट बांट लेंगे, 55% इलाका है वो यहूदियों को मिल जाएगा, 45% इलाका मुसलमानों को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहूदियों ने बसना स्टार्ट किया, तो 1948 के अंदर फर्स्ट अरब इजराइल वार स्टार्ट हुआ, और अरब देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला कर लिया। लेकिन इजराइल का साथ उस वक्त यूएसए ने दिया था, क्योंकि मैंने कहा था यहूदी लोबी यूएसए के अंदर बहुत पावरफुल है, और इजराइल ने वो युद्ध जीत लिया था। उसके बाद 1967 में एक 6 डेज वार होता है, जो सबसे खतरनाक वार होता है। और उस वॉर के अंदर इजराइल ने अपनी पूरी पावर दिखाई, मिस्र से भी इलाका छीन लिया, सीरिया से भी कुछ इलाका छीन लिया, तो गोलन हाइट्स ऐसे है, तो बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया। और मैंने इस मैप में आपको बताया था कि कैसे ये धीरे धीरे ये इलाका बढ़ता गया। देखो, ये 1947 के आसपास इतना था, फिर बाद में 87 तक ये इतना हो गया, और अब तो फिलहाल तो ये इसका हाल बहुत बुरा है। और वेस्ट बैंक को इन्होंने, पहले तो वेस्ट बैंक पूरा था फिलिस्तीनियों के पास, देखो पहले ज़्यादा था, लेकिन बाद में अब इस वेस्ट बैंक को भी क्या कर दिया इन्होंने, छीन लिया, और इसको एकदम छोटा 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 हर, बस आप ये मैप में देखोगे ना, सॉरी गूगल में आप सर्च करोगे, आप यहूदी सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक देखोगे, तो फोर्टिफिकेशन होगा, आसपास चारों तरफ फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं, चारों तरफ ऐसे बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है, उन पे बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, और वो उन बस्तियों की क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। उसके अंदर स्कूल है, हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शानदार घर है, उसके अंदर सब चीजें वहां पे क्या हुई है? बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहूदियों का ऐतिहासिक शोषण हुआ, ये बात हमने पढ़ ली। यहूदियों की ईसाइयों के साथ भी कसम कस रही, यहूदियों की मुसलमानों के साथ भी रही, और यहूदियों की हिटलर के साथ भी रही। और 1881 में पहली बार बस्ती बसी थी फिलिस्तीन में यहूदियों की, ये भी मैंने बता दी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अरब के साथ समझौता हुआ कि आपको एकीकृत अरब प्रदान करेंगे। इनको भी झूठा वादा किया गया, इनके साथ धोखा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद इनको कुछ नहीं दिया गया। फ्रांस के साथ समझौता हुआ, और ये एग्रीमेंट सही निकला। फ्रांस ने अपना इलाका बांट लिया अरब के अंदर, जो ओटोमन साम्राज्य का कुछ इलाका किसके पास चला गया था? फ्रांस के पास, और कुछ इलाका किसके पास चला गया था? ब्रिटेन के पास चला गया। यहूदियों के साथ एक अलग समझौता हुआ, जिसको बालफोर डिक्लेरेशन बोलते हैं, और इसमें यहूदियों के साथ भी क्या कर दिया गया? धोखा। और यही पश्चिमी देशों का दोगलापन है। और साथियों, आप अगर किसी भी जगह देखोगे दुनिया में, जो विवाद की जड़ है ना, वो पश्चिमी देशों का दोगलापन है। जैसे मैंने चीन ताइवान मुद्दे पे आपको बताया था कि 1971 तक तो इनका ये स्टैंड था कि ताइवान है वो असली चीन
चीन है। उसके बाद ये बोलने लगे कि ये जो माओ से तुंग वाला चीन है ये असली चीन है, और इसी को यूएनओ के अंदर उन्होंने विशेष अधिकार दे दिया, बीटो दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें रूस के खिलाफ उसको क्या करना था, यूज करना था। लेकिन अब क्या है कि वापिस वो ताइवान की तरफ आ गए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना पश्चिमी देशों का, ये दुनिया में विवाद पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हथियार बिकते रहे और हमारी चौधर है ना वो किसी न किसी पाले के अंदर हमारी चलती रहे। चले आगे, ठीक है। 1918 से 1948 तक ब्रिटेन का क्या हुआ, इस पर नियंत्रण रहा था। ये मैंने आपको बता दिया जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन यहां से चला गया, और इजराइल का जो एक तरीके से बोलेंगे कि सबसे बड़ा जो खेवनार है कि मैं आपको संभालूंगा, आपका बाप असली कौन है, तो वो यूएस से बन के सामने आया था। आगे चलते हैं। ये मैप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये वेस्ट बैंक का आप देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, ये फिलिस्तीनियों का इलाका है, मुसलमानों का इलाका है, और यहूदियों का ये बीच बीच में इलाका है। तो वेस्ट बैंक का हाल है वो इतना बुरा कर रखा है, वेस्ट बैंक का जो हाल है ना वो इतना बुरा कर रखा है कि अब छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन इलाके हैं वो तो मुसलमानों के हैं, और बाकी जगह क्या है, यहूदियों की परमानेंट सेटलमेंट हो चुकी है। और जो हम पढ़ेंगे अभी ओस्लो डिक्लेरेशन है, उस ओस्लो शांति समझौते के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, वो इन परमानेंट जो सेटलमेंट बने हैं ना इनके यहूदियों के, वो सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। यहाँ पे ये जॉर्डन लगता है, ये सीरिया लगता है, ये लेबनान है, ये इजिप्ट है, ये इधर भूमध्य सागर है, और यहाँ पे ये सऊदी अरब है, ये इराक है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया इस मैप के ऊपर, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैप आप थोड़ा याद रखो, तो मेंस के अंदर अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इस मैप के अकॉर्डिंग भी चीजें समझा सकते हो। देखो लेबनान में जो एक जिहादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला, उस हिजबुल्ला के साथ भी इनके विवाद होते हैं, क्योंकि इनकी सीधी सीधी बॉर्डर लगती है यहाँ पे, ठीक है। सीरिया ने भी पहले कुछ झंझट किया था, लेकिन अब सीरिया में खुद विवादों में फंसा हुआ है, सीरिया क्या झंझट पैदा करेगा। यूएनओ का पार्टीशन प्लान बना था, 55% इलाका यहूदियों को मिल जाए और 45% मुसलमानों को मिल जाए, ये मैंने बता दिया था। फिर इसके विरुद्ध में प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ था, इजराइल इसमें जीत गया था। फिर 1967 में द्वितीय अरब इजराइल युद्ध हुआ था, जिसको 6 डेज वॉर बोलते हैं, और भयानक युद्ध हुआ था, और अरब इजराइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप का इलाका भी छीन लिया था। उसके बाद में मिस्र पहला ऐसा अरब देश बनता है जो समझौता करता है इजराइल के साथ, और सिनाई प्रायद्वीप वापस मिस्र को मिल जाता है। लेकिन मिस्र के जो कट्टरपंथी लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आती है, और 1981 में वो मिस्र के उस राष्ट्रपति को गोली मार के पास में आके और एकदम गोली मार के उनकी क्या कर देते, हत्या कर देते। ऐसे ही आगे एक राष्ट्रपति इसराइल के अंदर आते हैं जो फिलिस्तीन लिबरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ, उसको मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हम चलो शांति से समझौता करते हैं। लेकिन ये बात इसराइल के कट्टरपंथी लोगों को पसंद नहीं आती है, और वो उस राष्ट्रपति को भी मार देते हैं। खैर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से भी नरमपंथ के लोगों ने कोशिश की कि कहीं शांति स्थापित की जाए, लेकिन कट्टरपंथी लोग है ना, वो चाहे वो यहूदियों के कट्टरपंथी लोग हो या दूसरे तबके के अरब के जो कट्टरपंथी लोग हो, उनको ये बातें पसंद नहीं आ रही है, और इसीलिए ये विवाद क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। 3 अरब वार हुए थे 1967 में, ये 6 डेज वॉर हुआ था, और 1973 के अंदर तृतीय अरब इजराइल युद्ध हुआ था, और 1948 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ था। 1964 के अंदर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, और 1974 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये मान लिया था कि ये फिलिस्तीन के लोगों का नेतृत्व करते हैं, और इनको मान्यता मिल गई थी। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि यूनेस्को के अंदर भी फिलिस्तीन के लिए पक्ष में भारत ने वोटिंग की थी। तो कुल मिला के ये माना गया कि ये फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्या है, प्रतिनिधित्व रखते हैं। और मिस्र पहला ऐसा अरब देश था जिसने समझौता किया था, और इसके राष्ट्रपति 1981 में मारे गए थे, ये मैंने आपको बता दिया था। ये मैप मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, ठीक है। और ये बीबीसी हिंदी पे मैप बहुत बार आता है। इधर ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये मिस्र है, ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, ये यरूशलेम है, ये इजराइल है, ठीक है। अच्छा मैप है ये, और मुझे पसंद आया तो मैंने ये मैप भी ली है, थैंक्स टू बीबीसी हिंदी। आगे चलते हैं। पीएलओ के साथ समझौता किया, पीएलओ को जिसने माना था और उसका समझौता किया वो इजराइल के राष्ट्रपति थे इत्जाक रोबिन, और इस रोबिन नाम के राष्ट्रपति की भी इन्होंने हत्या कर दी थी, और उन्होंने 1993 के अंदर ओस्लो शांति समझौता किया था और उस बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। आगे क्या हुआ, धीरे धीरे चलते चलते मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फिलिस्तीन एक कमजोर होता मुद्दा है, क्योंकि फिलिस्तीन में खुद के अंदर 2 गुट बन गए। एक तो ये कह रहा है शांति से रहना चाहिए जो वेस्ट बैंक के अंदर रहता है, और दूसरा जो गाजा पट्टी में रहता है जिसको हमास बोलते हैं। और इसीलिए 2007 के अंदर बैटल ऑफ गाजा होती है,
जिसमें क्या होता है, फतेह और गाजा के बीच में आपस में फतेह और हमास के बीच में लड़ाई होती है, और हमास कहना वो तो गाजा कंट्रोल करने लगता है, और जो फतेह है वो वेस्ट बैंक के अंदर रहने लगता है, ठीक है। और अब खुद ही दो जगह लड़ने लग गए, तो इनकी बात उठाने वाला कोई रहा नहीं, और अरब देशों में पहले जैसी इस मुद्दे के खिलाफ भावनात्मक एकता नहीं रही। अभी सभी लोग एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसराइल के साथ सभी नीचे नीचे रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसराइल विज्ञान और तकनीकी में बहुत आगे है, तो कि हमें हमारे इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन हो। तो बात यह है कि फिलिस्तीन एक कमज़ोर होता हुआ मुद्दा है, इसराइल के साथ बड़े देश आ रहे हैं, और अब ये मुद्दा क्या होगा, मुझे तो यही लगता है कि फिलिस्तीन के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि इसराइल का अपर हैंड है। इसराइल तकनीक, हथियार, युद्ध सभी मामलों में बहुत आगे है, और फिलिस्तीन के पास इतने इकोनॉमिक सोर्स नहीं। अब आप सोच के देखिए कि गाजा का हाल ये है कि गाजा की दवाई, गाजा की जो रोटी पानी, हवा पानी, दवा दारू, सब इसराइल के कंट्रोल में। उस जगह के लोग है ना, लंबा युद्ध नहीं चला सकते, और इसराइल जैसे टेक्नोलॉजिकल पावरफुल कंट्री को नहीं हरा सकते। हालांकि इसराइल का भी क्रिटिसाइज हो रहा है कि इसराइल दावा कर रहा था कि हमारे पास ऐसी मोसाद जैसी एजेंसी है, आयरन डोम है, ऐसी ऐसी हमारे पास अभेद्य दुर्ग दुर्ग जैसी दीवारें हैं, और फिर उसके बाद भी ये सब हुआ है। तो इसराइल को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो तो ये मानते ही हैं कि इसराइल ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन कर रहा है। और वैसे भी ये पुराना इलाका किसका था, फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन के मूल निवासियों का था। तो साथियों, ये अब आप पे है कि आप किस साइड हो। मैंने मेरी नज़र में जो जो पक्ष आए थे, और मैंने उन तथ्यों को इकट्ठा किया, आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब हमारे लिए ये है कि अगर आरएएस मेंस की कोई तैयारी कर रहा है तो इस मुद्दे पे नज़र रखे, और ये मुद्दा आरएएस मेंस तक आपका ज्वलंत मुद्दा रहेगा, और आपको ये काम आने वाला है। तो ये जो स्लाइड है इस वीडियो में, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स बने, आप इसको बना लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इसको देखा। आप इस वीडियो को अपने साथियों के पास में शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। आपका फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।